दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियों की किताब से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे द्वारा लिखी हुई कहानी नए गांव की ओर। सूरजपुर एक गांव जहां की सामाजिक व आर्थिक स्थिति रहन सहन ऐसा कि वहां पर कोई भी अपना ट्रांसफ़र होने से डरता है। गांव के कच्चे मकान, बैलगाड़ी, हरियाली, फसलें, शुद्ध वातावरण सबको मोहक तो करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शहर छोड़कर इसलिए वहाँ पर स्थापित होने को तैयार नहीं होते क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाओं का अभाव होता है जो कि शहर में होती है, जैसे कि बिजली, पानी, स्कूल, ट्रैफिक, साफ सुथरा वातावरण कोई नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा ही वातावरण इस गांव का था जब महेश बाबू, जो कि पेशे से सरकारी MBBS डॉक्टर हैं, जब उनका ट्रांसफ़र शहर से गांव में हुआ। शादी हुए अभी 1 साल ही हुआ था। पत्नी और स्वयं थे। महेश बाबू नहीं चाहते थे यहाँ रहना और देहाती लोगों के साथ रहना। हाँ, उनकी पत्नी रेखा जरूर गांव की थी, गांव के जागीरदार की लड़की थी। गांव के वातावरण में पली बड़ी, उसे गांव का वातावरण रास आ गया था, परंतु महेश बाबू के ठीक इसका विपरीत था। गांव का देहाती माहौल, न समय पर बिजली आती थी और न ही पानी उन्हें सूट हो पाता था। ग्रामीण वातावरण था, इसलिए गांव में बैलगाड़ियां ज़्यादा थी। कहीं भी जाना हो तो 1 घंटा तो वहां तक पहुंचने में लग जाते थे। गांव में कुछ भी सुविधाएं न थी, न तो रोड सही थे, कच्चे रोड थे। थोड़ी सी बरसात से ही कीचड़ जमा हो जाता था और बरसात का पानी निकासी के लिए नालियों भी नहीं थी। बरसात रुकने के बाद रुके हुए पानी गंद मारता और उस पानी में मच्छर पनप जाते। हैजा और डेंगू का तो जैसे उस गांव से जन्मों जन्मों का नाता है। डायरिया व मलेरिया बीमारी तो एक न एक के होती ही रहती थी। बच्चों के लिए स्कूल भी कोसों दूर थे। गांव में केवल एक ही सरकारी स्कूल था, वो भी कोसों दूर, वो भी इंटरमीडिएट तक। आगे के लिए बच्चों को शहर में जाना पड़ता था। उस स्कूल में भी आधे समय बाद बच्चों की संख्या 0 होती थी और न ही शिक्षक उन्हें पढ़ाना चाहते थे और न ही बच्चे पढ़ना चाहते थे। इस कारण बच्चे अपना समय व्यतीत करने के लिए आसपास के खेतों में गोटियां या ताश खेलकर टाइम पास करते थे। माता पिता उनके ज़्यादातर खेती बाड़ी पर निर्भर थे, इसलिए माता पिता भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अगर बच्चा इंटरमीडिएट पास कर ले तो उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाता था और अगर इंटरमीडिएट में ही अटक गए तो खेती बाड़ी संभला देते थे। खैर, ऐसे माहौल में ही महेश बाबू का पदार्पण हुआ। गांव में न आना चाहते हुए भी महेश बाबू मन मारकर शहर से गांव में आ गए थे। गांव में नए डॉक्टर बाबू के स्वागत के लिए सरपंच द्वारा पहले से ही तैयारियां कर दी थी। अस्पताल के बाहर ही एक स्वागत मंच लगा दिया था। गांव का बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी सब आश्चर्य मिश्रित भाव से उस मार्ग की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे थे जिस मार्ग से नए डॉक्टर बाबू आ रहे थे। सरपंच द्वारा पहले से ही माला और मिठाई का इंतजाम कर दिया था। गांव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 2000 जनसंख्या होगी गांव की, और उसी के अनुरूप उस सरकारी डिस्पेंसरी का स्टाफ था। एक नर्स थी, एक कंपाउंडर और 2 चपरासी। गर्मियों के दिन थे, इसलिए बाहर पंखे का भी इंतजाम था। सभी पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे अपने डॉक्टर बाबू के इंतजार में। गांव के आदमियों के लिए डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, तो उसी परिस्थिति के इंतजार में सभी पलक फावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। इतने में ही भोलू, जो कि पेशे से एक साधारण किसान था, दौड़ता हुआ आया। भोलू को अपनी ओर आते देख सरपंच सहित सब एकदम जमीन पर से अपनी धोती, जो कि धूल से सन गई थी, को अपनी समस्त उंगलियों से झटकारते हुए अपने त्वरित पैरों को बढ़ाकर भोलू की तरफ बढ़े। भोलू हाँफता हुआ सरपंच के पास आ गया। हाँफता हुआ भोलू लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ बोला, डॉक्टर बाबू की गाड़ी इधर ही आ रही है, साथ में दरोगा जी भी हैं, और अपने कंधे से अंगूछा उतार कर पसीना पोंछता है।
यह सुनकर सब अपनी अपनी पोजीशन जमाकर खड़े हो गए और ऐसे उस पथ की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे जैसे स्वयं भगवान जमीन पर आ रहे हों। सरपंच पहले से ही सबसे पहले माला पहनने के लिए ललायत सा सबसे आगे खड़ा था। इतने में ही दरोगा बाबू अपनी गाड़ी ले ससम्मान वहाँ पहुँच गए। गाड़ी को आता देख जैसे सरपंच पहले से ही तैयार बैठा हो और जोर से नारे लगाना शुरू कर देता है, डॉक्टर बाबू जिंदाबाद, डॉक्टर बाबू जिंदाबाद। ग्रामीण भी सरपंच के इशारे के अनुसार जय जयकारों के नारे पर नारे लगाए जा रहे थे। ठीक समय अनुसार गाड़ी आकर सरपंच के आगे रुकी। गाड़ी के पहिए रुकते ही दरोगा जी तत्काल बाहर निकलकर अपने बड़े बड़े बाजू को फैलाकर बोले, महेश बाबू, ये लो आ गया अपना गांव सूरजपुर। अब इन्हीं गांव वालों के साथ ही तुम्हें यहाँ रहना है। नए डॉक्टर बाबू के आने से जैसे सभी की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। महेश बाबू जो कि जीप से बाहर उतर चुके थे। सरपंच झट से आगे बढ़ा, माला महेश बाबू के गले में डाल देता है और दृढ़ता पूर्वक महेश बाबू को बतलाते हुए भाव से आदरपूर्वक आंख झुकाकर कहता है, डॉक्टर बाबू, आपका हमारे गांव में स्वागत है। महेश बाबू जो कि स्वर्णमयी आभा युक्त मुखमंडल वाले, गोल भरा हुआ मुंह, आँखों के ऊपर स्वर्ण मिश्रित डंडी वाला चश्मा, वह छोटी घनी मूछें, सफ़ेद इस्त्री करी हुई बुशेट, वह काले कलर की पैंट, वो काले कलर के जूते पहने हुए अपने हाथ से जीप में रखे अपना सामान उतारना चाहा, किंतु एक पल में सरपंच द्वारा आवाज़ देने से रुक से गए। अरे डॉक्टर बाबू रुकिए, हे हरिया, हे बोलू, जा डॉक्टर बाबू को सामान उनके मकान से लेवा ला। हरिया व भोलू आज्ञा मानकर सामान उतारकर अस्पताल के पास बने मकान, जहाँ पर डॉक्टर बाबू के रहने की व्यवस्था कर दी थी। डॉक्टर बाबू की पत्नी जो कि जीप से नीचे उतर आई थी को भी सरपंच ने नमस्कार करा। डॉक्टर बाबू की पत्नी भी हंसकर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हल्का सा सिर हिलाकर सरपंच का अभिवादन स्वीकार कर लेती है। सरपंच के अलावा ऐसे भी गांव के कई लोग थे जो डॉक्टर बाबू की एक झलक पाने को पलक फावड़े बिछाकर आए थे। सरपंच एक एक कर सबको परिचय देकर उनसे मिलवाने लगा। डॉक्टर बाबू, इनसे मिलिए, ये है जुम्मन चाचा, इस गांव के सबसे वरिष्ठ हैं, पूरे 102 साल के हैं। सरपंच ने आश्चर्य मिश्रित भाव से कहा। महेश बाबू ने जुम्मन चाचा का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी समस्त उंगलियों से उनके दोनों जुड़े हुए हाथ जो कि नए डॉक्टर बाबू को नमस्कार करने के लिए उठे थे को दबाते हुए कहा, चाचा मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यह कहकर झुककर उनका आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुक जाते हैं। जुम्मन चाचा थोड़ा पीछे खिसक कर अपने पोपले मुंह से बाहर झांकता हुआ एक दांत को पोपले मुंह में भरे, अरे अगर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? डॉक्टर महेश भी नम्रतापूर्वक, बस चाचा आपका आशीर्वाद चाहिए। सरपंच एक एक कर गांव के अन्य वरिष्ठ जनों, विद्यालय शिक्षकों व अन्य ग्रामीणों से मिलवाता है। सबसे मिलने के बाद सरपंच के इशारे पर समस्त ग्रामीण कतारबद्ध तरीके से 3 से 4 पंक्तियों में वक्त हो बैठ गए थे। सामने दरोगा बाबू, गांव के ग्राम सेवक, शिक्षक व अन्य वरिष्ठ जन विराजमान थे। सामने स्टैंड वाला माइक लगा हुआ था। उस समय देशभक्ति गीत चल रहे थे। सरपंच जो कि गानों को वहीं पर विराम लगवाकर खड़े हुए माइक का बीच का सिरा पकड़ माइक को अपने मुंह के पास लगा। अब मैं डॉक्टर बाबू को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबू यहाँ आए और 2 शब्द गांव वालों से कहें। डॉक्टर बाबू जैसे सरपंच के इशारे को पहले से ही भाप चुके हों, उठकर भाषण देने पहुँच जाते हैं और आकर अपना भाषण शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो गांव के समस्त गणमान्य वरिष्ठ जनों व आदरणीय सरपंच साहब, दरोगा साहब व अध्यापक महोदय साहब, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरा इस गांव एक चिकित्सक के रूप में पहली पोस्टिंग आपके सूरजपुर गांव में हुई और इस गांव का मैं हर प्रकार से सहयोग जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरा आप सबसे यह वादा है, हमारा गांव रोग मुक्त है, इसके लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा और
यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। इसके विपरीत डॉक्टर बाबू की पत्नी रेखा अपने घर को सजा देती है। हॉस्पिटल के ही सामने डॉक्टर बाबू को सरकारी क्वार्टर मिली थी, जिसमें 2 कमरे, एक शौचालय और एक स्नान घर था। रेखा ग्रामीण परिवेश की थी, इसलिए गांव के वातावरण से भली भांति परिचित थी। एक कमरा बिल्कुल खाली था और एक कमरे में भी ज़्यादा सामान न थे। केवल एक सरकारी पलंग, 2 कुर्सियाँ, एक मेज और एक आराम कुर्सी थी। पास में ही रसोई बनी हुई थी, जिसकी धुएं से काली पट्टियां यह संकेत दे रही थी कि उनसे पहले भी कोई यहाँ आकर रहकर चला गया है। रेखा ग्रामीण परिवेश से थी। रेखा ने पहला दिन साफ सफाई में निकाला। उनकी मदद के लिए सरपंच ने हरिया और बोलू को डॉक्टर नी साहिबा के मार्गदर्शन में उनकी मदद के लिए लगा दिया था। रेखा ने सबसे पहले मकान के पीछे बने गार्डन से साफ सफाई की शुरुआत की। हरिया और भोलू से कह बाग की पूरी साफ सफाई करवाई। झाड़ झंकाड़ और आम के पेड़ के सूखे पत्ते, जिनसे क्यारियाँ अट गई थी, को पूरी तरह से साफ करवाकर क्यारियों की निराई गुड़ाई करवाई गई। हरिया पुताई में लग गया और भोलू साफ सफाई व अन्य सामान जमाने में लगा हुआ था। रंग रोगन हो जाने से अब नज़र आने लग गया था कि नए डॉक्टर बाबू का मकान है। रेखा समझदार थी, साफ सफाई का महत्व समझती थी। रेखा ने स्वयं ढेर सा गेरू खंडिया घोलकर क्यारियों की किनारों पर गड़ी हुई ईंटों पर भी रंग दिया। साथ ही पुराने गमलों को भी नया रूप रेखा द्वारा दिया जा चुका था। घर में नई चटाइयाँ और नए पर्दे आ गए थे। रेखा ने एक कमरा पूजा घर और एक रसोई और एक शयन कक्ष में बदल दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 20 दिन गुजर चुके थे और कुछ भी दुख महेश बाबू को नहीं था। सब्जियां भी ताज़ा ग्रामीणों द्वारा डॉक्टर बाबू को पहुंचा दी गई थी। बस कमी थी तो यह थी कि डॉक्टर बाबू का मन उदास रहता था, क्योंकि एक तो यहाँ बिजली दिन भर नहीं आती थी। पानी के नल तो थे, पर वे भी आधे समय हवा ही फेंकते थे। और शिक्षा का भी 8वीं 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं थी और न ही गाड़ी घोड़े की सुविधा यहाँ पर थी। खैर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। आषाढ़ सावन का महीना लग चुका था। सावन का महीना उम्मीद तो लाता ही है, साथ ही बीमारियाँ भी लेकर आता है। बरसात में जहाँ गांव की नदी नाले पोखर तालाब बावड़ियाँ और कुएं एकदम ठुलाठुल भर गए थे, वहीं दूसरी ओर बरसात का पानी कच्ची सड़क पर जमा हो जाने से मच्छर भी पनप गए थे। कभी बरसात कभी धूप का तेज तपन भरे मौसम से गांव को बच्चों से लेकर बूढ़े को अपना असर दिखा दिया था। डॉक्टर महेश बाबू, जो कि अब अपनी घर पे ही प्राइवेट क्लिनिक भी चलाने लग गए थे, सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक का समय वो अस्पताल में ही देते थे और 12 बजे घर से 1 बजे तक खाना खाकर 1 बजे से रात के 8 क्लिनिक पर ही बच जाती थी। सरकारी अस्पताल की अपेक्षा घर पर डॉक्टर बाबू के मरीजों की भीड़ भाड़ दिखाई देती थी। घर की गैलरी में लगे बिस्तर पलंग मरीजों से अटे रहते थे। वैसे तो डॉक्टर बाबू तन मन से अपने पेशेंटों की हर संभव बिल्कुल सटीक ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते, परंतु डॉक्टर बाबू देखते कि मरीज उनकी दी दवा से ठीक तो हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद ही वापस दूसरी बीमारी लेकर डॉक्टर बाबू की क्लिनिक पर आ जाता है। शाम को डॉक्टर बाबू ने खाना खाते हुए अपनी पत्नी रेखा को बताया कि उनकी दवा से मरीज ठीक तो हो जाता है, परंतु 2-5 दिन में वह दूसरी बीमारी लेकर वापस आ जाता है। रेखा गांव में ही पली बड़ी थी, इसलिए गांव के वातावरण को भली भांति जानती थी। खाना खा लेने के बाद डॉक्टर बाबू पलंग पर जाकर लेटे ही थे कि रेखा दूध से भरा गिलास पलंग के पास रखी एक छोटी सी स्टूल, जिस पर डॉक्टर बाबू की कुछ मोटी व पतली किताबें जो बड़ी सलीके से जमी हुई थी तथा कुछ पेन व पेंसिल उस पेन बॉक्स में रखे हुए थे। उसी छोटी टेबल पर दूध का गिलास रखकर डॉक्टर महेश गंभीरतापूर्वक नयनों को अर्धचंद्रमा के समान झुकाकर बोली, क्या अभी भी अपने पेशेंटों के बारे में सोच रहे हैं? डॉक्टर बाबू एकदम रेखा की तरफ देख अपना सिर पर लगा तकिया पीछे दीवार पर सटाकर उसी का सराहना लगाकर
पलंग पर ही टांगे लंबी कर बैठ जाते हैं और रेखा को संबोधन करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ रेखा, उन्हीं के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं? रेखा ने अचरज भरी दृष्टि से डॉक्टर बाबू से पूछा। यही सोच रहा हूँ, आखिर एक बीमारी का सटीक ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट सही नहीं हो पाते, इसके बाद भी 4-5 दिन बाद वापस लौट आते हैं। इस बार डॉक्टर बाबू के सिर पर संकोच की रेखाएं बकुटियों के सारे उभर आई थी। रेखा भी पढ़ी लिखी थी, दर्शन शास्त्र से एमए किया हुआ था, इसलिए पेशेंटों की मन स्थिति को समझती थी। रेखा ने जैसे डॉक्टर बाबू की चिंता का हल निकाल लिया हो, ही भाव लिए रेखा अपना दाहिना हाथ डॉक्टर बाबू के दोनों हाथ से कसकर पकड़ते हुए कहा, आप शांति से ट्रीटमेंट दो और अपने ट्रीटमेंट के तरीक़ों में थोड़ा परिवर्तन कर दो। डॉक्टर बाबू तपाक से बोले, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं। रेखा मुस्कुराते हुए डॉक्टर मेज से बोली, गांव के लोग अत्यंत करीब होते हैं, उनकी वैसे तो तबीयत खराब नहीं होती, किंतु अगर तबीयत खराब होती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। कईयों की पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होती है, किसी का खान पान सही नहीं होता, तो कोई अपने सगे संबंधियों से परेशान है, जिसके कारण वो बहुत सी बुरी आदतें पकड़ लेते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? तर्क की जगह साफ साफ मुझे समझाओ। डॉक्टर बाबू ने रेखा की बात को समझने के भाव से कहा। रेखा बोली, मतलब साफ है, आप ट्रीटमेंट करने में मरीज की फैमिली बैकग्राउंड भी बनाओ, फिर उसकी क्या समस्या है उसके लिए मैंने पंचायत कोष से उसे सहायता सरपंच द्वारा पहुंचा दी जाएगी। मैं सरपंच से मिलकर इस कार्य के लिए मना चुकी हूं। अब डॉक्टर बाबू को रेखा की कई बात समझ में आ गई थी। अगले दिन डॉक्टर बाबू सुबह जल्दी ही नहा धोकर तैयार होकर जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए थे। 10 बजे तक जितने मरीज आए देखकर घर चले आए। भीड़ तो मरीजों की आज भी उतनी ही थी जितनी और दिन हुआ करती थी। आज भीड़ में चुम्बन चाचा भी थे। डॉक्टर बाबू ने चुम्बन चाचा से ही शुरुआत की। चुम्बन चाचा के साथ उनकी पत्नी भी आई थी। चाचा की पत्नी बोली, 15-20 दिन से बुखार है, पहले आपकी दवा दी, सही हो गए थे, परंतु वापस तबीयत खराब हो जाती है। सुबह उठते ही सर पकड़कर बैठे रहते हैं, पूरे दिन जाने कौन सी चिंता में बैठे रहते हैं। आपके घर में और कौन कौन है? डॉक्टर बाबू ने सहजतापूर्वक चाची से पूछा। डॉक्टर बाबू, अभी तो केवल हम दोनों ही हैं। एक बेटा है इकराम, शहर में कार्य करता है, पहले घर पर पैसे भेजा करता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद पैसा भी नहीं भेजता है और हमारी सार संभाल भी नहीं लेता है। इसी दुख से ये रोज़ दुखी रहते हैं और इनकी तबीयत खराब रहती है। मैं थोड़ी सी मजदूरी करती हूँ, उससे सुखी दुखी खर्चा चल रहा है। अब तो अल्लाह ताला से यही गुजारिश है, हम दोनों बूढ़ों को अपने पास बुला लें। अरे नहीं चाची, अभी नहीं, आपकी बारी अल्लाह के पास जाने की नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत लूटने की है। बस आप उसमें विश्वास रखो, आपके दुख जरूर दूर हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर बाबू उन्हें 2 पुड़िया पकड़ाकर कहते हैं, चाची यह दवा खाने के बाद अभी और सुबह दे देना। चाची और चाचा के जाने के बाद डॉक्टर बाबू ने एक डायरी में कुछ नोट कर रख दी। डॉक्टर बाबू के अगले मरीज धर्मेंद्र और जितेंद्र थे। पत्नी मनीषा के साथ भी आई थी। मनीषा से डॉक्टर बाबू ने पूछा, बोलो क्या समस्या है? मनीषा डॉक्टर बाबू से दुखपूर्वक बोली, डॉक्टर साहब, ये दोनों भाई नशा बहुत करते हैं, दारू के में पैसा बर्बाद करते हैं, कभी मुनक्का, कभी चरस, कभी भांग खाकर आते हैं और हमें मारता है। इसी कारण मेरे दोनों पुत्रों की भी ज़िंदगी खराब हो रही है। वे भी पढ़ने नहीं जाते, बस घर पर ही पड़े रहते हैं। 12वीं के बाद गांव में कॉलेज नहीं है, इसलिए शहर भी नहीं भेज सकते। फसल भी साथ नहीं दे रही। जमींदार से पैसे लेने के कारण कर्ज चुकाने के चक्कर में मेरे गहने भी बिक चुके हैं। अब यह है कि गम छुपाने के लिए दिन रात नशा करते हैं। अब आप ही बताएं, कुछ काम न करने से ऐसे ही नशा करते रहे तो छोटे भाई की शादी और हमारे परिवार का क्या होगा? कृपया कर आप इनका नशा छुड़ाने की कोई दवा दो जिससे ये नशा छोड़ सकें। डॉक्टर बाबू ने पेन से उस डायरी में फिर कुछ लिखकर कहा, यह दवा तुम्हें दूंगा, तुम कल आना।
अगला मरीज सौरभ था, जो पढ़ा लिखा होकर भी रोज़ दवाइयाँ लेने का आदी था। वह रोज़ कभी सिर दर्द, कभी कब्ज, कभी एसिडिटी, कभी गैस। उसकी मुख्य बीमारी दवाइयों का एडिक्शन होना था। डॉक्टर बाबू ने से कुछ उसकी सारी हिस्ट्री ली। उसकी सारी हिस्ट्री में यह सामने आया कि सौरभ की दिनचर्या बिगड़ी हुई थी। सुबह लेट उठता था, जमींदार का अकेला लड़का था, गरिष्ठ भोजन मांस मछली का सेवन करता था, यानी कि उसने वैसे नहीं जीवन बना रखा था। डॉक्टर बाबू ने उसकी भी समस्या डायरी में नोट कर ली थी। अगला नंबर हरिराम का था। हरिराम भी बीमार रहता था। पत्नी ने बताया शहर में गेहूं की फसल बेचकर आए हैं और अपना कर्ज भी चुका कर आए हैं। किस बात का कर्ज? डॉक्टर बाबू ने आश्चर्य मिश्रित भाव से कहा। जमींदार का कर्ज है। हर वर्ष ब्याज पर ब्याज लगाकर कर्ज चुकने का नाम ही नहीं है। जमींदार दुगना ब्याज लेता है, यहाँ तक कि गहने भी सारे बिक चुके हैं। हरिराम की पत्नी ने सिर की दोनों बकुटियों को सिकोच कर कहा। रात हो चुकी थी। डॉक्टर बाबू भी पेशेंट की समस्या हल करते करते थक गए थे। क्लिनिक पर सब कोई नहीं था। वहाँ पर सरपंच साहब आए और दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर बाबू को नमस्कार कर खड़े हो गए। डॉक्टर बाबू ने अपने दाएं हाथ के इशारे से संबोधित करते हुए कहा। डॉक्टर बाबू ने उत्सुकतावश पूछा, कुछ हल निकला गांव के लोगों का? अजी हल क्या, पूरा उपाय ही खोज लिया है। यह लीजिए समस्याएं और उनके निवारण हम कल डायरी सरपंच साहब को देते हैं। कल शाम की चौपाल का इंतज़ार है। डायरी लेकर सरपंच साहब डॉक्टर बाबू को पूर्ण नमस्कार कर चला जाता है। डॉक्टर बाबू भी अंदर जाकर हाथ पैर धोकर खाना खा लेता है। अगले दिन उठकर डॉक्टर बाबू अस्पताल चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सरपंच पूरे गांव को शाम की चौपाल में आने का निमंत्रण दे देता है। शाम की चौपाल लगी। जहां रामलीला होती थी वहीं पर स्टेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई, जिस पर डॉक्टर बाबू, सरपंच व 2 गांव के वरिष्ठ नागरिक मंचासीन थे। थोड़ी देर बाद सरपंच द्वारा माइक पकड़कर गांव वालों को संबोधित कर कहा, मेरे प्यारे गांव वासियों, हमारे प्रिय डॉक्टर बाबू, हमारे गांव का वातावरण सुधारने हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं। इसी के निमित्त हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कैसे हम अपने गांव को सुव्यवस्थित, अच्छा और साफ और निरोगी बना सकें। उसी हेतु डॉक्टर बाबू हमारा मार्गदर्शन करें। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ और संबोधित करते हुए आमंत्रित करता है। और डॉक्टर बाबू मंच पर लगी हुई कुर्सी को पीछे सरका कर उठकर आगे आ जाते हैं। सरपंच जो पहले से ही तैयार था, माइक डॉक्टर बाबू को पकड़ाकर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर बाबू गांव वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे गांव वासियों और वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आज हम उस समस्या के निमित्त उपाय करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं जो कि हमारे समाज में व्याप्त है और हमारी जड़ों को खोखला किए हुए हैं। ऊंच नीच, जाति पाति, शहरीकरण, आडंबर, रूढ़िवादिता में हम फंसे हुए हैं। ये बाहर से नहीं आती बल्कि लाई जाती है। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो केवल और केवल सरकार को दोष देते हैं, कहते हैं कि सरकारी योजनाएं हैं वह गलत है, जबकि मेरा कहना है कि कोई योजनाएं गलत नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, परंतु फ़ायदा जमींदार लोग लेते हैं, पूंजीपति लेते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि हमें गरीब का गरीब रहना पड़ता है। हमें सरकार को दोष देने के बजाय अपने आप में परिवर्तन करने होंगे। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, इसी शरीर से हम सबसे अलग हैं। समाज को हमें कैसा बनाना है, उसी वातावरण का हमें निर्माण करना है। हमारे सरपंच साहब के साथ मिलकर इसी वातावरण को सही करने की योजना बनाई गई है। और अपनी आंखों को सरपंच की तरफ इशारा करते हुए कुछ इशारे में कुछ कह देते हैं। सरपंच कुर्सी के पीछे सरकाकर डॉक्टर साहब के पास आकर माइक को अपनी तरफ सरकाकर आश्चर्य मिश्रित भाव से सभी ग्रामवासियों को संबोधित कर कहता है, सबसे पहले मैं जुम्मन चाचा और उनकी धर्म पत्नी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ।
भीड़ में से उठकर जुम्मन चाचा आते हैं। मंच पर आते ही सरपंच उन्हें कुछ पैसे थमाकर कहता है, जुम्मन चाचा आज से किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि आज में इनकी पेंशन चालू हो गई है, जो भी इनके खाते में आ जाएगी, और इनकी धर्मपत्नी की पेंशन भी खाते में आ जाएगी। पेंशन लेकर चाचा चले जाते हैं। चाचा के बाद सरपंच ने मनीषा और उसके पति धर्मेंद्र को मंच पर बुलाया। आज भी धर्मेंद्र शराब के नशे में था, परंतु ज़्यादा शराब नहीं पी थी, क्योंकि आज चौपाल की खबर जो मिली थी। उसे बुलाने के बाद मंच पर डॉक्टर बाबू अपनी कुर्सी सरकाकर धर्मेंद्र, मनीषा और सरपंच के नज़दीक आकर अपने दाएं हाथ की 4 उंगलियों और अंगूठे से पुनः माइक का सिरा पकड़कर गांव वालों को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं, तुम सब लोगों में से कौन कौन है जो यहाँ पर शहर से जमींदार का कर्ज लिए हुए हैं, कृपया कर ऊपर आए। ऐसा सुनते ही एक एक कर करीब 25 व्यक्ति मंच पर आ गए। डॉक्टर बाबू उन सभी को संबोधित करते हुए बोले, हमारी गवर्नमेंट ने एक योजना बना रखी है, जिससे आपके जरूरतमंद व्यक्ति जो एक ही सोच रखते हों एक एक समूह बना सकते हैं, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इस समूह से तुम लोग आपस में एक दूसरे से कर्ज ले सकते हो, वो भी बिना किसी लिखत पढ़त के। सरपंच ने भी खुशी मिश्रित भाव से कहा, हाँ वो भी बिना लिखित पढ़त के, और इसकी योजना सरपंच साहब बना चुके हैं। आप सभी अपना नाम समूह बनाकर पंचायत में सरपंच के पास रजिस्टर करवा लें। अब मैं गांव के सबसे जिम्मेदार नागरिक को बुलाना चाहता हूं। ऐसा कहकर डॉक्टर बाबू मनीष को आवाज़ लगाते हैं। अपना नाम पुकारने पर मनीष एकदम चौंकते हुए मंच पर आसीन डॉक्टर बाबू और सरपंच की तरफ कृतज्ञ भाव से देख रहा था। मनीष उठकर मंच पर आ जाता है। डॉक्टर बाबू बताते हैं कि मनीष जो आप ही के गांव का पढ़ा लिखा बेरोजगार व तनावग्रसित युवक है, कृषि विज्ञान से बीएससी कर चुका है। मनीष को पंचायत की तरफ से जलग्रहण विकास दल में कृषि वैज्ञानिक के पद पर रखा गया है। आप सबको मनीष से सलाह लेकर अपनी खेती को उन्नत करना चाहिए। डॉक्टर बाबू के मुंह से यह बात सुनकर मनीष द्रवीभूत हो गया। उसके आंखों में प्रेम में अश्रु छलक आए थे। वह स्वयं डॉक्टर बाबू के नज़दीक जाकर माइक में सभी गांव वालों से कहते हैं, मैंने तनाव में रह रहकर खुद को दवा का एडिक्ट कर लिया था, जबकि हमारे पास भी बहुत सी वनस्पतियां और औषधियां देसी दवाइयां उपलब्ध है। अगर आप सभी साथ दोगे तो हम सब मिलकर यहाँ बड़ी फार्मेसी और बड़ा कॉलेज स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। अति शीघ्र यहाँ कॉलेज खोलने की कोशिश करूँगा, ताकि डॉक्टर बाबू जैसे व्यक्तियों को यहाँ भी निर्माण हो। बस आप सभी मेरा साथ दें। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। यह कहते ही समस्त ग्रामवासियों के करतल ध्वनि से वह माहौल गुंजायमान हो गया। ऐसा करते करते एक एक कर सबकी समस्याएं जो मानसिकता के साथ शारीरिक बन चुकी थी को हल करते हुए डॉक्टर बाबू को रात के 12 बजे चौपाल खत्म हुई। सभी वर्ग के व्यक्ति अपने अपने घर जा चुके थे। डॉक्टर बाबू भी अपने घर जा चुके थे और सरपंच भी उनके साथ उनके घर पर पहुंच चुका था। डॉक्टर बाबू की पत्नी रेखा भी परिस्थिति भाप कर और उन दोनों को व्यस्त देखकर चुपचाप पानी के चाय का कप रख जाती है। परंतु डॉक्टर बाबू को और सरपंच को इन सब की कहाँ सुध थी, क्योंकि उनको तो एक नए सवेरे का इंतजार था जो गांव वालों का उज्जवल भविष्य लिए हुए आ रहा था। सरपंच की ओर डॉक्टर बाबू की आंखों में गांव का भविष्य घूम रहा था, जो कि उन फाइलों में था जो डॉक्टर बाबू और सरपंच तैयार कर रहे थे। यही हाल अन्य गांव वालों का था जो अपने गांव का नया सवेरा देखना चाहते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और गांव खुशहाल बनता गया। गांव का नक्शा बदलने लगा। गांव का डीपीआर तैयार हुआ। जलग्रहण विकास दल बना। कृषि भी विज्ञान के आधार पर होने लगी। ड्रॉप सिस्टम, पंक्ति फसल, पशुओं का रखरखाव, उच्च किस्म का पाड़ा पाड़ी पैदा करना, पशु आहार, गांव में टाका तालाब, स्ट्रक्चर, चेक डैम बनने लग गए थे। सड़कें पक्की हो गई थी। स्वयं सहायता समूह बन गए थे। सभी लोगों के एक बैंक में खाते खुलवाए गए।
गांव के व्यक्ति स्वस्थ रहे इसके लिए योग की जानकारी दी और योग करवाए गए। गांव में औषधीय पौधे आंवला, नीम गिलोय, सोनामुखी, अश्वगंधा, अदरक, ग्वारपाठा, रतनजोत की खेती की जानकारी दी गई ताकि कम से कम अच्छा मार्जिन मिल सके। नालियों का निर्माण करवाया गया, मच्छर न पनपे इसके लिए डीटीपी का छिड़काव करवाया गया। गांव में अलग अलग स्वयं सहायता समूह बन गए थे। दूध वालों का, लघु कुटीर उद्योग वालों का, नवीन उद्योग का स्टार्टअप हो चुका था। गांव में इंजीनियर और डॉक्टर बनने लग गए थे। अब गांव के लोग सूझबूझ के सरपंच के साथ योजनाओं का पूर्ण रूपेण फायदा उठाकर अपने कार्यों में प्रगति कर रहे थे। अब गांव गांव नहीं रहा था, अब वह कस्बे में परिवर्तित हो चुका था। विकासशील और विकसित गांव। इसके लिए इस गांव को प्रधानमंत्री द्वारा और सरपंच को अवार्ड मिल गया था। और डॉक्टर बाबू फिर चल दिए थे एक नए गांव की ओर, क्योंकि अब उनका ट्रांसफ़र अन्य गांव में जो हो गया था। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। जहाँ तक हमें दीजिए अलविदा। सब बखैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।